नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुमार शाह NEP 2020 की वीडियो की श्रृंखला में आज एक नया विषय लेकर आपके सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। विगत वीडियो में हमने मेजरमेंट, मापन, आकलन, मूल्यांकन इसकी प्रारंभिक चर्चा की थी। आज इसको और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि सबसे पहले हमने जो बात किया था वो किया था NEP का। NEP के बाद NCF, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद हमारी बात आई थी सिलेबस पे। सिलेबस से बात आती है कंटेंट की। कंटेंट के बाद होती है मेथडोलॉजी और टेक्स्ट बुक क्या रहेंगी और TLM क्या रहेंगे उसकी बात, और उसके बाद आता है मेजरमेंट यानी उसका मापन। ये एक क्रम में शुरू से मेरे सभी वीडियो में आपसे 2-3 बार चर्चा किया हूँ कि किस प्रकार से क्रम चलता है। उपयोगिता की दृष्टि से और आपकी जानकारी और इसको समग्र रूप से समझने के लिए मैंने शुरुआत में ECC और रेफरेंस से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको उस पर चर्चा की थी। अब मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट मतलब मापन। मापन में हमने कल जो विगत वीडियो में चर्चा की थी कि परख, दक्षता आधारित आकलन पे विषय जोर दे रहा है। लर्निंग आउटकम्स, इस दक्षता आधारित आकलन को करने के लिए ये जो दक्षता है, इस दक्षता को हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चनों का समूह या एक किसी कार्य करने की क्षमता। तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम जब हम करते हैं तो एक बड़ा काम होता है, एक बड़ी चीज़ जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं अच्छे से, उसको हम दक्षता समझते हैं। तो दक्षता को और उसको मापन करना है, अब हमको उसका मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए क्या हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस प्रकार का हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ होनी चाहिए ताकि हम उस बात को अच्छे से माप सके और जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त कर सके। मैंने एक उदाहरण के लिए आपको पहले भी बताया था कि मान लो हम ऐसा करते हैं कि NEP में लिखते हैं कि भाई उनको जोड़ आना चाहिए, है ना। NCF में लिखते हैं कि भाई इनको इसका जोड़ आना चाहिए, दैनिक जीवन में जो छोटे मोटे जोड़ के सवाल हो वो आना चाहिए। ये उदाहरण के लिए मैं आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद सिलेबस में हम लिखते हैं कि भाई इतनी अवधि में ये 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों की संख्या को जोड़ना, बिना हासिल की 2 अंकों की संख्या को जोड़ना, ये हमने लिखा सिलेबस में। उसके लिए कंटेंट बनाया, पाठ्यक्रम बनाते, पाठ्यवस्तु बनाते हैं जिसमें कि जोड़ के सवाल देते हैं कि बिना हासिल के रहते हैं वो कि 11 और 11 को जोड़ो। इस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे अन्य सवाल भी जिसमें जोड़ की उसको मतलब हासिल लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो यहाँ तक आए, हमने उसको पढ़ाया मेथड से, अलग अलग मेथड से। उसके लिए कोई TLM यूज़ किया, किताबों का उपयोग किया। और अब बारी आती है मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट हमको दक्षता आधारित भी करना है। तो ये जो दक्षता है इसको, ये एक लर्निंग आउट हमने बनाया मान लो। तो वो लर्निंग आउटकम में क्या क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम किसको अच्छा लर्निंग आउटकम कहेंगे जिसको कि हम मेजर कर सकें। वो लर्निंग आउटकम जो लर्नर सेंटर्ड हो, मतलब विद्यार्थी केंद्रित हो। हमने क्या पढ़ाया उससे नहीं, बच्चे पे केंद्रित वो होना चाहिए, तभी जाके हम उसको कहेंगे कि ये अच्छा लर्निंग आउटकम है। ये एक स्मार्ट, जिसको हम कहते हैं, एक अच्छा जो कि लर्निंग आउटकम है। लर्नर सेंटर्ड होगा तो उसके बाद होगा मेजरेबल, मतलब मापने योग्य हो, उसको हम माप सकें, उसको माप सकें, मतलब उसका प्रमाण, उसकी मात्रा को हम नाप सकें। वो उसमें एक गुण होना चाहिए उस लर्निंग आउटकम में। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होना चाहिए, जो कि एक बात के लिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए लिया है कि 2 अंकों की संख्या को जोड़ना बिना हासिल के। तो ये बिना हासिल के लिखा मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया कि कौन से 2 अंकों के जोड़, वो जो जिसमें बिना हासिल उसको नहीं लेना पड़े। अचीवेबल, उस एज ग्रुप के लिए, उस माहौल के लिए, उस परिवेश के लिए,
वो प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए, तभी वो लर्निंग आउटकम हम आगे उसको स्मार्ट कह सकेंगे, अच्छा कह सकेंगे। क्यों, अगर ऐसा कोई हमने बना दिया लर्निंग आउटकम जो कि अचीवेबल नहीं है या उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है ये उस एज ग्रुप के लिए, उस माहौल के लिए, उस टीचिंग मेथड के लिए, तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, संदर्भ में हो कहीं ना कहीं। जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है, जो हमने कंटेंट बनाया है, किताबें बनाई हैं, और जो उसके दैनिक जीवन में काम में आ रहा है, उन सब से कहीं ना कहीं उसका संदर्भ जुड़ना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, समय सीमा उसकी निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप उसको बना लें बहुत अच्छा, लेकिन उसमें समय सीमा का कोई ध्यान नहीं है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब हमने FLN में या किसी भी पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं तो उसमें समय सीमा भी लिखते हैं कि इतने समय में ये वाला लर्निंग आउटकम ये इस प्रकार से इसको प्राप्त हो जाना चाहिए। इसको आप समझ लीजिए इंडिकेटर के रूप में है ये। उसके बाद जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो मेजरेबल होता है, तो हम मेजर कर सकते हैं। मान लो 3 महीने का हमने रखा या 1 महीने का रखा, तो 1 महीना मतलब टाइम है उसमें। 1 महीने के एंड पे जब हम उसको टेस्ट करें तो वो उसमें ये सारे गुण होना चाहिए कि वो बच्चों से रिलेटेड हो, विद्यार्थी केंद्रित हो, मेजरेबल हो, नापने योग्य तो नहीं होगा, स्पेसिफिक हो, विशिष्ट है, अचीवेबल है, मतलब प्राप्त करने योग्य है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, रिलेवेंट है, संदर्भ कहीं जुड़ रहा हो उसका, उसके पाठ्यक्रम से, उसके दैनिक जीवन से, उसकी कुछ पुस्तकों से, वो जो अवलोकन करता है, जो देखता है अपने परिवेश में, उन सब से, और टाइम बाउंड होना चाहिए। इस प्रकार ये लर्निंग आउटकम एक मैंने उदाहरण के लिए लिया है कि इस कोई भी दक्षता को अगर हम नापना चाहते हैं या कुछ उसको रिलेट करना चाहते हैं तो लर्निंग आउटकम उसका प्रिपेयर करना होगा। और लर्निंग आउटकम के जो लक्षण होंगे, जो उसमें खूबियाँ होनी चाहिए लर्निंग आउटकम में, वो ये होनी चाहिए। लर्नर मतलब विद्यार्थी केंद्रित हो, मेजरेबल हो, मापने योग्य हो, स्पेसिफिक हो मतलब विशिष्ट हो, अचीवेबल हो, प्राप्त करने लायक हो उस एज ग्रुप के लिए, रिलेवेंट हो, संदर्भ भी उसका जुड़े, उसका पिछले कक्षा के कुछ लर्निंग आउटकम से अगली जो उसको सिखाया जाना है उससे भी कुछ उसका मतलब एक प्रकार से संदर्भ जोड़ना चाहिए, टाइम बाउंड हो, समय सीमा हो, उसको हम कहेंगे कि ये एक अच्छा लर्निंग आउटकम है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जब आप मेज़र करने के पहले अगर आप क्लियर कट ये पता कर लें कि हमको कितना कैसे मेज़र करना है, किस प्रकार से, क्या इस दक्षता के लिए क्या लर्निंग आउटकम हम फिक्स करेंगे। नॉट नेसेसरी कि एक ही से दक्षता से, एक ही लर्निंग आउटकम से उस दक्षता पूरी वो मेज़र हो जाएगी, लेकिन हम एक दक्षता के लिए 1-2 लर्निंग आउटकम या एक कंटेंट के लिए 3-4 लर्निंग आउटकम इस प्रकार बना के उसमें जो मूल उसको हम सिखाना चाहते हैं, जो कौशल हम सिखाना चाहते हैं, अवलोकन करने का, तुलना करने का, विश्लेषण करने का, ये सारे गुण उसमें आए, उसके लिए ये सारा कंटेंट होता है। आपका पाठ्यपुस्तक होती है, पाठन विधि होती है। अल्टीमेटली इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, उसको हमने एक फ्रेमवर्क दिया एनसीएफ के फ्रेमवर्क में जब वो आया तो उस फ्रेमवर्क को प्राप्त करने के लिए हमने क्या बनाया, क्यूरिकुलम, और उस देखा कि कुछ चीज़ें क्यूरिकुलम से में नहीं जा पाएगी तो उसको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम में डाला या एक्टिविटी बेस्ड बना के उसको वहाँ पे किया। फिर सिलेबस बनाया जो हम कक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में उसको देते हैं, उसमें क्रम भी निर्धारित करते हैं और कि पहले गिनती सिखाएंगे, फिर जोड़ सिखाएंगे, फिर हासिल वाला जोड़, इस प्रकार से क्रम भी उसका बनाते हैं और कितने दिनों तक सिखाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक टेस्ट लेंगे, हम उसका एक जिसको कहते हैं सतत आकलन करते रहते हैं। शिक्षक जब पढ़ाता है तो कक्षा में तो करता ही है, उसके अतिरिक्त 7 दिन में या महीने भर में या 3 महीने में, इस प्रकार से हम उसको सतत रूप से मापन भी करते रहते हैं। बुक्स और मेथड ये पूरी आते होते यहाँ पे आते हैं मापन पे। वो मापन में हमने बताया आपको कि परख, जो कल मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसमें विशेष जोर है दक्षता आधारित आकलन पे। मतलब रोट लर्निंग नहीं हो उसको, हम सामान्यतः देखते हैं कि पहाड़े सुना दो या वो याद कर ले और उसको बता दे,
तो वो वाली बात में क्या होगा कि जब उसको उस पहाड़े से या उस जो सवाल आपने दिया है वो उसने रट लिया, तो जब उससे मिलता जुलता अगर किसी परीक्षा में या किसी ने उससे सवाल पूछा तो वो जो उसने रोट लर्निंग अगर की तो उस पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि हम लर्निंग आउट को अच्छे से डिफाइन कर लें और उस लर्निंग आउट के अनुसार उसको एक्टिविटी जब कराई जाएगी तो वो एक्टिविटी कराने में वो जो गुण है उसके जो हम चाहते हैं कि उसमें आ जाए वो अपने आप उसमें आ जाएंगे। और जब वो नई परिस्थिति में आएगा तो उसको फेस करेगा, उसको तुलना करके देख लेगा, विश्लेषण करके देख लेगा, आगे जाके उसमें कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ बना सकता है नया। ये धीरे धीरे पहले वो रिकॉल करता है, समझता है चीज़ों को, उसके बाद वो उस पर कुछ कंपेयर करता है, तुलना करता है, वर्णन करने लगता है, फिर आगे बढ़ता है तो एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या है वो, क्यों हुआ ऐसा हुआ। उसके बाद वो कुछ अपना क्रिएट भी करने लगता है। ये बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था कि किस प्रकार से वो इन चीज़ों को हम नाप सकते हैं लर्निंग आउटकम के द्वारा। जब हम बात करते हैं कि ये लर्निंग आउटकम तो आप लोग भी अगर चाहें तो पुस्तक में पहले या दूसरे पेज पे अगर आप देखेंगे तो उसमें लर्निंग आउटकम्स लिखे होते हैं अधिकतर पुस्तकों में। उस लर्निंग आउटकम से हम ये समझ जाते हैं कि ये जो पाठ है उस पाठ में ज़रूरी नहीं कि पहले ही पाठ में हो या 10वें पाठ में, हर पाठ में वो सारे लर्निंग आउटकम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, किसी पाठ में बहुत ज़्यादा 2-4 लर्निंग आउटकम, किसी पाठ में सारे लर्निंग आउटकम वो समाहित रहते हैं। जब उस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम पढ़ाएंगे और उसका फिर टेस्ट भी उसी तरीके से लेंगे तो वो अचीव करने में हमारी मदद करेगा जो हम चाहते हैं। तो ये एक लर्निंग आउटकम पे जो मेरे विचार थे, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे आगे और इसके छोटे छोटे इंडिकेटर्स क्या होते हैं या किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो उसमें प्रश्नों के प्रकार और आदि पर चर्चा जब करेंगे तो इसको आपको आवश्यकता पड़ेगी कि भाई लर्निंग आउटकम क्या होता है। तो आपकी जो पुस्तकें हैं किसी भी विषय की, किसी भी कक्षा की जो पुस्तकें आप देखेंगे तो उसमें प्रथम पृष्ठ पे ही या द्वितीय तृतीय पृष्ठ पे वहाँ पे है लर्निंग आउटकम दिए हुए। तो उसमें जो अंत में आता है, वाक्य के अंत में जो लिखा रहता है कि वो अवलोकन करता है, वह संबंध स्थापित करता है, वो प्रयोग करता है, वो विश्लेषण करता है, वह अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करता है या ग्राफ बनाता है, ये सारी बातें जब उसमें हैं तो वो उसका लर्निंग आउटकम हमको कर पाता है, मतलब वो 2 अंकों का बिना हासिल का जोड़ कर पाता है, ये एक लर्निंग आउटकम हो गया। तो उसको मेज़र करने के लिए हमने वो मटेरियल दिया, उसको वो प्रैक्टिस करेगा और उसी के थ्रू हम मेज़र करेंगे तो हम उसमें सम एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला लर्निंग आउटकम जो है हमने इस प्रश्न से ऐसे मेजर किया और इसमें बच्चा योग्य है, मतलब कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये मेरा आज की थोड़ी चर्चा थी जो लर्निंग आउटकम थी। आने वाले वीडियो में और छोटे छोटे जो इसके पॉइंट है मेजरमेंट के और उसका कंटेंट, उस संदर्भ को मैं उस मतलब मापन के जो जितने छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको सीधे जोड़ूंगा NEP और NCF से, ताकि आपके दिमाग में पूरी एक पिक्चर बन जाए कि व्हाट इज NCF, व्हाट इज NEP, क्योंकि ये पूरा मेरा संवाद उसी पे आधारित है। आपने बहुत बहुत मुझे ध्यान से अभी तक वीडियो देखा और जो अन्य वीडियो भी मेरे आपने सब्सक्राइब किए हैं और देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आग्रह है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अधिक अच्छे पूरी जोश के साथ आपके साथ जुड़ सकूं। धन्यवाद।